ये क्वेश्चन पेपर नेशनल पीजी कॉलेज का है, बीकॉम सेमेस्टर 6 2023 का, यानी कि प्रीवियस ईयर का ही पेपर है। इनकम टैक्स असेसमेंट ऑफ फर्म्स एंड कंपनीज सब्जेक्ट का ये पेपर है। ठीक है, ये मेरा ही पेपर है, मेरा ही क्वेश्चन पेपर है जो मैंने दिया था अभी पिछले साल। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 मतलब इससे पहले वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वो ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रखा था पिछले एग्जाम में, तो वो भी हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि असेसमेंट ऑफ फॉर्म, असेसमेंट ऑफ कंपनी की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। आप लोग मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके ढूंढ सकते हो, अगर वहां नहीं देखना है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक, जरूर से एक बार देख लो, क्योंकि तभी आपको पता रहेगा कि क्या है क्वेश्चन, कैसे करना है। एटलीस्ट उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो तो जरूर देख लो कि फॉर्मेट आपको बनाना आए। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। अब देखो एग्जाम में आप सॉल्व कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्या करना, क्वेश्चन पढ़ लो आप। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एबी एंड कंपनी लिमिटेड, अ फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज एज फॉलोज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है एबी और कंपनी लिमिटेड का, ये एक फॉर्म है चार्टेड अकाउंटेंट फॉर द ईयर एंडेड का, मतलब फॉर्म वाला क्वेश्चन है। उसके बाद ये पीएल अकाउंट दे तो रखा है, लेकिन अभी यहाँ पे मत देखो, अभी सीधे जाओ यहाँ पे क्वेश्चन के लास्ट में और देखो आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या है। सिर्फ टोटल इनकम पूछा है या टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी दोनों पूछा है या एलोकेशन पूछा है, क्या पूछा है देखो। तो फाइंड आउट द नेट इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेट इनकम पूछा है और टैक्स लायबिलिटी पूछा है। नेट इनकम से मतलब है टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी से मतलब वही टैक्स पेबल या फिर टैक्स लायबिलिटी निकालना है। दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन ने मैंने बताया था कि टोटल इनकम बोल दिया या टैक्स लायबिलिटी बोल दिया, मतलब इनडायरेक्टली आपको वो बुक प्रॉफिट भी कह रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप निकालोगे बुक प्रॉफिट, उसी की मदद से आप निकालोगे टोटल इनकम, फिर टोटल इनकम की मदद से आप निकालोगे टैक्सेबल लायबिलिटी। समझ में आ गया इतनी सी बात? तो सबसे पहले आप ये पढ़ लिया करो क्या निकालना है। अब आपको ये पता चल गया ना, ये 3 चीज निकालनी है, अब आप उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन को पढ़ लेना। उसके बाद ये लाइन पढ़ लो, द फॉर्म फुलफिल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 184। ये भी मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जब फॉर्म सेक्शन 184 की कंडीशन फुलफिल करती है तब कैसा क्या होगा, और जब फॉर्म नहीं फुलफिल करेगी सेक्शन 184 की कंडीशन तब क्या चीजें चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए आप लोग एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म फुलफिल कर रही है सेक्शन 184 की कंडीशन। ठीक, क्वेश्चन ये पढ़ लिया आपने। अब वापस से आप आ जाओ अपने पीएल अकाउंट पे, ये रहा आपका पीएल अकाउंट क्वेश्चन का। ठीक है, दूसरी चीज बुक प्रॉफिट हमको बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी अगर आपने नहीं देखी इंट्रोडक्शन वीडियो तो आप जरूर देख लो, आपको बुक प्रॉफिट बनाना आप सीख जाओगे। यहाँ पे जैसे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी होता है वो लेते हैं, उसमें हम ऐड करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद डिसअलाउड इनकम को हम लेस करेंगे, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं उनको हम लेस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस कोई भी बिजनेस से रिलेटेड है और पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं हो गया है तो उसको हम लेस कर देते हैं। ठीक है, फिर ये सारी चीजें लेस एड जो भी है वो कर लेते हैं तो आ जाता है बुक प्रॉफिट या फिर बुक लॉस, जो भी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाता है। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या था, फिर उसके बाद हमने लास्ट पेज में गए, वो भी हमने मतलब क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन भी देख लिया और क्या पूछा है वो भी देख लिए। अब फिर सीधे आप आके ये मत पढ़ने लगना, एक बार जरा देख लो क्या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन या अदर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है। हाँ दे रखा है अदर इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये आप ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये सेकंड पेज है। बाकी वो शॉर्ट्स में जाना, वहां पे मैंने ये पूरा पेपर ही अपलोड कर दिया, तो वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर यहां से ना ले पाओ तो। ठीक है, तो अब देखो भाई, पीएल अकाउंट पढ़ने से पहले अपना 1 मिनट और दे दो और यहाँ पे जो अदर इंफॉर्मेशन लिख रखा है ना, देख लो कौन कौन सा है। तो पहला जो है एक्सपेंसेस से रिलेटेड, कुछ मत करो, ज्यादा बड़ा मत मार्क करो क्योंकि टीचर भी मना करते हैं, बस सीधे यहाँ पे एक छोटा सा डॉट मार्क कर लो कि आपको याद रहेगा इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, यहाँ पे भी एक डॉट मार्क कर लो तो आपको याद रहेगा क्वेश्चन पढ़ते वक्त कि किसका एडजस्टमेंट है किसका नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट टू पार्टनर इज फुल्ली डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 40B, इंटरेस्ट टू पार्टनर ये रहा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन। तो आपको ये पता होगा इस साइड जो होता है वो डेबिट होता है और इस साइड जो होता है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, सबसे पहले लिखा था एक्सपेंसेस 82,000, अगर इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट ना होता तो हम सीधे इसको अलाउ कर देते और पूरा अमाउंट यहीं रहने देते, लेकिन यहाँ हमने डॉट लगाया है मतलब इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट था। तो हम देख लेते हैं क्या है एडजस्टमेंट।
एडजस्टमेंट है आउट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ 82,000 रुपीज 17,400 इज नॉट डिडक्टेबल बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 36 एंड 37। मतलब कि जो 82,000 रुपीज एक्सपेंसेस था, खर्चे थे, उसमें से 17,400 नॉट डिडक्टेबल है। नॉट डिडक्टेबल से मतलब नॉट अलाउ है, यानी कि डिस अलाउ है। और हमने अभी पढ़ा था कि जो भी डिस अलाउ एक्सपेंसेस हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। तो ये पूरा नहीं डिसअलाउ है, इसमें से 17,400 नॉट डिडक्टेबल है यानी कि डिसअलाउ है, तो इतना आप नेट लॉस में ऐड कर लेना। अच्छा हाँ, यहाँ इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं हुआ है, नेट लॉस हुआ है, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन का फॉर्मेट नहीं चेंज होगा, बस नेट प्रॉफिट की जगह आप नेट लॉस ले लेना और ऐड लेस वही करोगे। जैसे यहाँ ऐड करना है डिसअलाउड एक्सपेंसेस तो वही ऐड करोगे, ठीक। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। अगर इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट ना होता तो इसको हम सीधे अलाउ करते और यहीं रहने देते, लेकिन हमने लगाया डॉट, मतलब इससे रिलेटेड है एडजस्टमेंट। तो देख लेते हैं क्या है एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 इज रुपीज 17,500। मतलब कि यहां पे डेप्रिसिएशन है 20,000 रुपीज पीएल अकाउंट में और एडजस्टमेंट में लिख रखा है कि एज पर सेक्शन 32 इज रुपीज 17,500। अगर आपने मेरी पीजीबीपी वाली यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस वाली वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें मैंने डेप्रिसिएशन का समझाया था कि सिर्फ यहां पे है तो अलाउ, अगर पीएल में और एडजस्टमेंट दोनों में दे रखा है तब हम क्या करते थे, पीएल वाला ऐड कर लेंगे, एडजस्टमेंट वाला लेस कर लेंगे। कहने का मतलब कि ये 20, क्योंकि यहाँ पीएल में भी है एडजस्टमेंट में भी है, तो 20,000 रुपए को जब हम नेट प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे, उसके बाद जब लेस करते हैं हम सारी चीजें तो वहां पे हम 17,500 को लेस कर देंगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या तरीका होता है, दूसरा तरीका हमने पढ़ा था ये फर्म वाले इंट्रोडक्शन में कि अगर पीएल एक्सेस डेप्रिसिएशन अगर पीएल अकाउंट में डेबिट हो गया है तो जितना एक्सेस है डेप्रिसिएशन बस उतने अमाउंट को हम ऐड कर लेते हैं। फिर से समझना बात को, या तो एक ये तरीका आप कर लो कि पीएल वाला ऐड, एडजस्टमेंट वाला लेस, मतलब पूरा 20,000 ऐड और ये जो 17,500 है इसको लेस, या फिर सीधे एक्सेस डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। मतलब कि अगर पीएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन ज्यादा डेबिट हो गया है तो जितना अमाउंट ज्यादा डेबिट हो गया है उतना आप सीधे सीधे ऐड कर लो। तो यहां देखो आप पीएल अकाउंट में 20,000 है, ओरिजिनल कितना था 17,500, तो 20,000 माइनस 17,500, 2,500 रुपए ज्यादा डेप्रिसिएशन यहां पे क्या हो गया है, डेबिट हो गया है। और हमने पढ़ा था फॉर्मेट में कि अगर एक्सेस डेप्रिसिएशन पीएल में डेबिट हो गया है तो सीधे हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो आप चाहो तो यहां पे 2,500 को सीधा ऐड कर लो, या फिर उस तरीके से भी कर सकते हो कि पीएल वाला ऐड, एडजस्टमेंट वाला लेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। हमने पढ़ा था कि रेम्यूनरेशन टू पार्टनर अगर पीएल अकाउंट में डेबिट होगा तो फुल्ली डिसअलाउ वो अमाउंट ऐड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट टू पार्टनर। अब देखो मैंने कहा था ना कि फर्म फुलफिल करेगा कंडीशन कि नहीं करेगा, उसका रोल है, बहुत बड़ा रोल है। अगर यहां फर्म सेक्शन 184 की कंडीशन नहीं फुलफिल करता तब ये इंटरेस्ट टू पार्टनर फुल्ली डिसअलाउ कर देते, ठीक है, मतलब कि पूरा का पूरा अमाउंट ऐड हो जाता। लेकिन क्योंकि यहां पे फर्म फुलफिल कर रही है कंडीशन सेक्शन 184 की, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, 12% तक जो होता है वो अलाउ होता है, इन एक्सेस ऑफ 12% डिसअलाउ होता है। तो जैसा कि आप ये क्वेश्चन में देख रहे हो लिखा है इंटरेस्ट टू पार्टनर इज फुल्ली डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 40B। फुल्ली डिडक्टेबल से मतलब है कि ये 12% तक का ही है, ये 12% तक का ही है। और हमने अपने फॉर्मेट में पढ़ रखा था कि जब फर्म कंडीशन फुलफिल करेगी सेक्शन 184 की तो 12% तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लेना है, उससे ज्यादा का लेना है। तो एडजस्टमेंट यहाँ पे जो डॉट हमने लगाया है तो एडजस्टमेंट था, इससे एडजस्टमेंट क्या था कि भाई इंटरेस्ट फुल्ली डिडक्टेबल है, मतलब 12% तक है, तो इसलिए अलाउ हो गया वो, ठीक है। अब देख लेते हैं इनकम साइड। बाकी यही 3 थे अदर इन्फॉर्मेशन, इन 3 को हम ऑलरेडी देख लिए। अब इधर आ जाए हम इनकम साइड, तो लिखा है रिसिप्ट फ्रॉम क्लाइंट्स एंड ऑडिट फी। भाई ये फॉर्म है चार्टेड अकाउंटेंट की, तो वो भाई फीस ले रहे होंगे, आ रही होगी क्लाइंट से और ऑडिट फी से, तो ये तो बिजनेस से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड हो गया इनके, तो ये अलाउ हो गया, इसका कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट लिखा है डिविडेंड फ्रॉम कंपनी। ये कौन से हेड का है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का है। और मैंने आपको अभी फॉर्मेट दिखाया था कि डिसअलाउड इनकम यानी कि वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और पीएल में क्रेडिट हो गया है उसको हमको लेस करना है। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का है और पीएल में क्रेडिट हो गया है तो इसको हम लेस करेंगे 15,000 को, ये डिसअलाउड इनकम है, ठीक।
नेक्स्ट लिखा है नेट लॉस, तो यही तो हम सबसे पहले लेते हैं। हमने ये अदर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी देख लिया है, इसको एक्सपेंसेस वाले को भी, डेप्रिसिएशन वाले को भी और इंटरेस्ट टू पार्टनर वाले को भी। लास्ट में लिखा है कि ए और बी शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। बाकी क्वेश्चन में यहाँ पे साइलेंट है कि पार्टनर वर्किंग है या नहीं है, तो जब भी क्वेश्चन में साइलेंट रहे इस बारे में तो मानना कि सारे पार्टनर वर्किंग पार्टनर हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं भाई इस फोर्थ वाले क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था नेट इनकम और टैक्सेबल लायबिलिटी, यानी कि टोटल इनकम और टैक्सेबल लायबिलिटी। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, बुक प्रॉफिट। क्यों, अभी हमने क्वेश्चन में बात की थी इस बारे में, क्योंकि बुक प्रॉफिट की मदद से ही टोटल इनकम आएगा और उसकी मदद से टैक्सेबल लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बुक प्रॉफिट, चाहे पूछे चाहे ना पूछे फॉर्म में। तो कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, फिर जो भी असेसमेंट ईयर दे रखा है, ठीक है, वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। तो इस क्वेश्चन में नेट लॉस हो रखा है, कितने का लॉस हुआ है, 2000 रुपए का, सीधे आउटर कॉलम में आप लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट ऐड करते हैं हम क्या, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप लोग असेसमेंट ऑफ फॉर्म वाली मेरी वीडियो नहीं देखे हो तो देख लो, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो और एक दो क्वेश्चन देख लो, तब आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना आ जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि भाई हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया भी था और इंट्रोडक्शन में लगभग जितनी मेरे से चीजें पॉसिबल हो पाई मैंने कवर करा दी है उसमें, तो आप लोग देख लो। सबसे पहले हम ऐड करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए तो उनको हमको ऐड कर लेना होता है, ठीक। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ते वक्त एक एक पॉइंट को डिटेल में भी डील किया था, जैसे और हमने ये भी सीखा था कि पहले डॉट लगा लेना है यहाँ पे जिसके आगे अदर इंफॉर्मेशन दे रखा है ताकि हमको बार बार ढूंढना ना पड़े। तो जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमको पता चला था कि एक्सपेंसेस में ये जो एक्सपेंसेस 82,000 रुपीज है, इसमें से 17,400 नॉट डिडक्टेबल है। नॉट डिडक्टेबल का मतलब ये डिसअलाउ हो गया, तो आप यहां लिखोगे एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टेबल। अगर एडजस्टमेंट ना होता, सिर्फ और सिर्फ पीएल में दिया होता तभी अलाउ मानते, लेकिन एडजस्टमेंट में लिख रखा था कि 17,400 नॉट डिडक्टेबल है, तो वो आप भी यहां पे इनर कॉलम में ले लो, डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन लिखा था, तो भाई डेप्रिसिएशन का मैंने आपको बता रखा है, दो तरीका होता है। यहाँ पे अगर सिर्फ पीएल में होता तो अलाउ कर देते, लेकिन जब पीएल और एडजस्टमेंट दोनों में होता है तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, पीएल वाला ऐड कर लो, एडजस्टमेंट वाला लेस कर दो, मतलब ये 20,000 रुपए को यहाँ लिख लो और जब लेस करना सारी चीजें तो ये जो 17,500 है इसको लेस कर देना। दूसरा तरीका क्या होता है, जो हमने असेसमेंट ऑफ फॉर्म की इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखा है कि एक्सेस डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू पीएल को हम ऐड कर लेते हैं। जितना ज्यादा डेप्रिसिएशन ऐड हो गया है पीएल में उसको यहाँ लिख लो। कहने का मतलब 20,000 था, डेबिट हो गया है, जबकि ओरिजिनल में डेप्रिसिएशन कितना था, 17,500, तो 20,000 माइनस 17,500 कर लो आप, जो आ गया 2,500। तो सीधे सीधे आप इसको भी ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेकंड वाले तरीके से कर ले रहा हूं, आप लोग दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन, अरे यहाँ पे लिख दो एक्सेस डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू पीएल। कैसे आता है, कितना है ओरिजिनल, अरे मतलब पीएल में 20,000 रुपए और एडजस्टमेंट में कितना लिखा हुआ है 17,500, तो 20,000 माइनस 17,500 कर लो, तो कितना आ गया, वो 2,500 रुपए आया है। तो वो आप सीधे सीधे यहाँ लिख लो, ठीक। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो पीएल वाला 20,000 यहाँ ऐड कर लो और एडजस्टमेंट वाला 17,500 बाद में लेस कर लेना, वही बात पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था रेमुनरेशन टू पार्टनर। हमने पढ़ रखा है कि रेमुनरेशन टू पार्टनर अगर पीएल अकाउंट में डेबिट हुआ है तो वो फुल्ली डिसअलाउ होता है, उसको हम ऐड कर लेते हैं। अमाउंट कितना है, 60,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट दिया हुआ है इंटरेस्ट टू पार्टनर्स। तो क्योंकि यहाँ एडजस्टमेंट ने बोला हुआ था कि ये फुल्ली डिडक्टेबल है तो हम मान रहे हैं कि ये अलाउ होगा ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ बोला था कि फॉर्म फुलफिल कर रहा है कंडीशन सेक्शन 184 की। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि फॉर्म सेक्शन 184 की कंडीशन नहीं फुलफिल कर रही है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन को फुल्ली डिसअलाउ कर देना, मतलब पूरा ऐड कर लेना यहाँ। लेकिन क्योंकि सेक्शन 184 की कंडीशन फुलफिल कर रही है तो जब अलाउ वाला है 12% तक बस अलाउ रहने देना है, तो यहाँ फुल्ली डिडक्टेबल बोला है मतलब कि अलाउ है, ठीक। तो इसको आप छोड़ दो यहीं पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, और कुछ है नहीं, इन तीनों को ऐड कर लो। तो ये हो गया 17,400 प्लस 2,500 प्लस 60,000 रुपीज, कितना हो गया
ये हो गया 79,900। इसको हमने आउटर कॉलम में लिखा। और जो अच्छा देखो यहाँ एक गलती हो गई थी मेरे से, ऐसे ही एग्जाम में भी हो जाती है। ये क्या लिखा था, नेट लॉस। तो भाई नेट लॉस लिखा है तो हम यहाँ इसको ना मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया ना माइनस लगाया, तो ऐसे तो मैं ऐड कर रहा था। अभी इसको यहाँ ब्रैकेट लगा लिया करो, मेरे से गलती हो गई है, आप लोग मत करना एग्जाम में ये गलती, ठीक है। मतलब एग्जाम में नहीं कह रहा हूँ कि गलती हो गई, अभी ये गलती हो गई है और हो जाती है अक्सर करके एग्जाम में गलती, ठीक है। तो ये 2000 रुपीज का लॉस है, तो फिर इसको अब ऐड करोगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 79,900 प्लस का है और ये माइनस का 2000 है, तो माइनस 2000, ये हो गया 77,900 रुपीज, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद लेस करते हैं डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। तो है कोई ऐसा इनकम, है भाई। सबसे पहला तो था रिसिप्ट फ्रॉम क्लाइंट एंड ऑडिट फी, ये अलाउ है क्योंकि इनके फॉर्म से रिलेटेड है इनकम। नेक्स्ट है डिविडेंड फ्रॉम कंपनी, ये कौन से हेड का है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का। तो यहाँ पे क्यों क्रेडिट करोगे, यहाँ पे तो लोगे ना भाई, यहाँ पे डिसअलाउ हो गया। डिविडेंड फ्रॉम कंपनी अमाउंट है 15,000 रुपए, ठीक है। तो इसको आप यहाँ ले लो 15,000 रुपए, ठीक। और कुछ है नहीं, इस 15,000 को आप बाहर लिखो और लेस कर लो इससे 62,900 रुपीज आ गया ये, ठीक। उसके बाद हम लेस करते हैं एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल, वो भी नहीं है। सीधे इसको लिख लो आप बुक प्रॉफिट। अगर ये लॉस में आता तो आप इसको लिखते बुक लॉस, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में है तो ये बुक प्रॉफिट हो गया, बुक प्रॉफिट आ गया। अब हम निकालेंगे टोटल इनकम, तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर दे रखा है आपके क्वेश्चन में वो आप यहां लिख दो, ठीक। उसके बाद हम क्या लेते हैं, उसके बाद हम लेते हैं सबसे पहले बुक प्रॉफिट। जो भी बुक प्रॉफिट आया है आपका, तो बुक प्रॉफिट कितना आया है, 62,900 रुपीज आया है पॉजिटिव का। उसके बाद आप लेस करते हो रेम्यूनरेशन, कैसे, लीस्ट ऑफ देम लेते हो दो चीजों का, जिसमें से पहला होता है एक्चुअल रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर। ध्यान रखना बुक प्रॉफिट में पार्टनर वर्किंग है नहीं है हमको नहीं मतलब, लेकिन टोटल इनकम में हमको पार्टनर वर्किंग है कि नहीं बहुत ज्यादा मतलब है हमको। और स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B, ठीक। तो एक्चुअल रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में साइलेंट था, यहाँ हमको नहीं बताया है कि पार्टनर वर्किंग है कि नॉन वर्किंग है, तो हम मानेंगे कि सारे पार्टनर वर्किंग हैं और जो भी रेम्यूनरेशन दिया है आप मान लो कि वो रेम्यूनरेशन वर्किंग पार्टनर को दिया गया है। तो रेम्यूनरेशन पार्टनर को दिया गया 60,000 रुपए और क्वेश्चन में साइलेंट है कि वो वर्किंग है कि नहीं, तो आप मानो वर्किंग है और पूरा रेम्यूनरेशन का जो अमाउंट है उसको आप ऐड कर लो, तो 60,000 रुपीज, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे लिखो, मतलब ऐड नहीं करना है अभी, आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद और अब स्टैट्यूटरी लिमिट हम कैलकुलेट करके आएंगे, वहां स्पेस छोड़ देना, आप अलग जगह पे आ जाओ और लिखना कंप्यूटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी लिमिट। कैसे आता है ये भी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में फॉर्म की सिखा रखा है, एक लाइन खींच दो। यहाँ फॉर्मूला होता है इसका, ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, मतलब कि बुक प्रॉफिट के पहले 3 लाख का कुछ ट्रीटमेंट इस तरीके से होगा, उसको हम दो पार्ट में बाइफरकेट कर देंगे। पहला 1,50,000 रुपीज, दूसरा 90% ऑफ फर्स्ट 3 लाख, मतलब बुक प्रॉफिट के पहले 3 लाख का 90%। तो बुक प्रॉफिट देखो कितना है 62,900, तो भाई पहला 3 लाख तो ये पूरा ही हो गया ना, हम लेते तो ऐसे सिर्फ पहला 3 लाख है, तो यहां आप देख रहे हो बुक प्रॉफिट 3 लाख से भी कम है, तो यही अमाउंट आ गया पहले 3 लाख में, तो पूरा यहां लिख लो 62,900 रुपीज, ठीक। ये 1,50,000 को आप एज इट इज लिख दो और 62,900 का 90% निकालो, ये आ गया 56,610। इन दोनों में से विच एवर इज ग्रेटर, जो भी ग्रेटर अमाउंट है उसको बाहर लिखो। साफ साफ आपको पता है कि 1,50,000 रुपीज ग्रेटर अमाउंट है। उसके बाद हम ऐड करते हैं क्या चीज, जो बैलेंस अमाउंट है वो उसका 60% निकाल लेते हैं, उसको नील कर देते हैं और यही आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1,50,000 रुपीज, ठीक है। ये हो गया स्टैट्यूटरी लिमिट, ठीक। अब इस स्टैट्यूटरी लिमिट को हम पुट करेंगे। स्टैट्यूटरी लिमिट कितना आया है 1,50,000 रुपीज,
अब आप खुद बताओ इन दोनों में से लीस्ट अमाउंट कौन सा है, ये वाला, तो यहां लिखो लीस्ट और इस 60,000 को आप क्वालिफाई कर दो यहां पे, ठीक है। इसको लेस करो आप बुक प्रॉफिट में से, तो 62,900 रुपीज माइनस 60,000 कितना आ गया, ये 2,900 रुपीज। तो ये पॉजिटिव में आया है, तो ये हो गया बिजनेस इनकम। उसके बाद बिजनेस इनकम में हम ऐड करते हैं क्या चीजें, अदर इनकम, मतलब और भी हेड से अगर कोई भी इनकम हुआ है तो वो हम लेते हैं। तो यहां देख लें हम इस क्वेश्चन में और कौन कौन से हेड से हुआ है, तो केवल एक ही हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से। तो यहां आप लिख देना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अमाउंट कितना दे रखा है, अच्छा क्या है पहले वो तो देख लो आप, वो है डिविडेंड फ्रॉम कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम कंपनी ग्रॉस कितना है 15,000 रुपीज। तो इसको आप यहां लिखो, और कोई इनकम है नहीं, सीधे इसको आप बाहर लिखो और ऐड कर लो बिजनेस इनकम में। तो 15,000 प्लस 2,900 ये हो गया 17,900 रुपीज। ये क्या आ गया, ये आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से आप लेस करो, डिडक्शंस अगर कुछ भी दे रखा है तो यहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं है, कोई भी डोनेशन कुछ भी ऐसा नहीं है, नील करो इसको। यही जो 17,900 रुपीज है ये हो गया आपका टोटल इनकम। अब हमारा बुक प्रॉफिट आ चुका है 62,900। उसके बाद उसकी मदद से हमने निकाला टोटल इनकम जो कि है 17,900। अब हम निकालेंगे टैक्स लायबिलिटी जो कि हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रखा था। तो हम सीधे इसका फॉर्मेट लिखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लायबिलिटी, ठीक है। ये कैसे आता है, फिर यहां लिखते हैं हम फॉर द असेसमेंट ईयर जो भी है, ठीक है, वो लिख देना आप यहाँ पे। इसको भी मैंने फॉर्म वाले इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा रखा है, आप लोग देख लेना वीडियो, ठीक है। हम हर क्वेश्चन में फॉर्मेट बनाते चलते हैं ताकि हमको याद रहे एग्जाम में। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है 15% नहीं है, नील कर दो। उसके बाद हम लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 10% या फिर 20% नहीं है, नील कर दो। ये सब मैंने समझा रखा है उस वीडियो में, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 10% नहीं है, इसको आप नील करो। फिर उसके बाद विनिंग्स, कोई भी विनिंग्स हुई है अगर लॉटरी से, क्रॉसवर्ड से, पजल से, तो अंडर सेक्शन 115B 30% नहीं है, नील करो, ठीक। उसके बाद हम लेते हैं रिमेनिंग अदर इनकम, रिमेनिंग अदर इनकम, और ये फॉर्म का क्वेश्चन है तो फॉर्म के क्वेश्चन में अदर इनकम का फिक्स होता है कितना 30%। अब रिमेनिंग अदर इनकम कैसे आता है ये भी हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखा था फॉर्म वाले। भाई देखो जो भी टोटल इनकम है, तो टोटल इनकम कितना है, टोटल इनकम है 17,900 इसमें आया है। तो यहाँ हम लिखते हैं 17,900 जो टोटल इनकम है, उसमें से इन चारों में से, जैसे 1 2 3 4, इन चारों में से जो भी यहाँ पे यूज हो जाए अमाउंट, उसका ओरिजिनल अमाउंट यहाँ लेस कर देते हैं। कहने का मतलब मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ यूज हो गया होता, तो जो परसेंटेज निकलने के बाद आया होता वो नहीं लेस करते यहाँ पे, उसका ओरिजिनल वाला जो यहाँ पे अमाउंट होता उसको लेस कर देते। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो ये चारों ही नील है, तो मतलब कि कुछ भी नहीं यूज हुआ है, तो ये यहाँ पे यही हो जाएगा रिमेनिंग अदर इनकम, और इसी का हम निकाल देंगे 30%, ठीक। तो 17,900 रुपए का 30% यह आ गया 5,370। सीधे यहाँ पे लिखेंगे हम आउटर कॉलम में, ऐड करते हैं, और कुछ है नहीं, यही आ जाएगा 5,370, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करते हैं इसमें क्या, सरचार्ज। लेकिन सरचार्ज कब ऐड करते हैं, जब टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो तब। यहाँ नहीं है ना, नील कर दो आप इसको, यही आ जाएगा वापस से 5,370। उसके बाद हम लेस करते हैं क्या चीज, मार्जिनल रिलीफ, ठीक। ये भी 1 करोड़ से जब टोटल इनकम ज्यादा होता है तब लेते हैं, नहीं है, इसको भी आप नील कर दो। यही आ गया 5,370। उसके बाद एट लास्ट हम ऐड करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना परसेंट लेते हैं, ये 4% लेते हैं।
इस वाले अमाउंट का। तो 5370 का 4% हम कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर पे। तो 5370 का 4% आ गया, ये आ गया 214.8। इसको हम ऐड करेंगे 5370 में, तो 214.8 ये आ गया 5584.8। और हमने पढ़ रखा था कि टैक्स लायबिलिटी जो होता है उसको हम टेंस प्लेस तक राउंड ऑफ करते हैं। तो 84.8 80 के पास है या 90 के पास है, तो भाई इसको आप 90 के पास सीधे लिख दो। क्यों? क्योंकि भाई देखो हम क्या करते हैं, अगर 85 तक, जैसे 5 तक रहता है तो हम सीधे उसको, जैसे 85 है तो उसको सीधे हम 90 भी लिख सकते हैं, 80 भी, तो ज़्यादा फेवरेबल 90 वाला रहता है 85 के केस में। तो 84.8 एक तरीके से 85 है और इसके करीब जो टेंस वाला पड़ेगा वो 90 पड़ेगा। तो 5590 ये हो गया टैक्स लायबिलिटी।